हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शक्ति सिंह सोलंकी है और आज की सेशन का जो टॉपिक है वो है गोल्स वर्दी का एक और हम प्ले लेने जा रहे हैं। इस प्ले का नाम है जस्टिस। जस्टिस बाय जॉन गोल्सवर्दी। जस्टिस बाय जॉन गोल्सवर्दी। ये प्ले 1910 में आया, 1910 में पब्लिश हुआ और जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, जॉन गोल्सवर्दी ने अपने सारे ही 30 प्लेज किसी न किसी समस्या पर, उस समय की कंटेम्प्रेरी जो प्रॉब्लम है उसको लेकर, उसको उठाकर, उसको डिपिक्ट करने की प्रयास किया है, उसको डिपिक्ट किया है। तो उनके सारे ही प्लेज में किसी न किसी प्रॉब्लम को रेज किया गया है, किसी प्रॉब्लम को उठाया गया है, किसी प्रॉब्लम को डील किया गया है। तो इसमें जस्टिस में जो 1910 में पब्लिश हुआ, इसमें किस समस्या पर बात हुई है इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसमें जो मुख्य रूप से जो चर्चा हुई है उस समय के लॉ सिस्टम पर, जो इस समय काफ़ी स्ट्रिक्ट माना जाता था। लॉ सिस्टम, उस समय का प्रिजन का सिस्टम, प्रिजन सिस्टम और प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, उसके साथ में प्रिजन का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें कहाँ कहाँ जो दिक्कतें आती है और उसके लिए प्रयास किए जाते हैं, तो कहाँ कहाँ समस्या आ रही है उसमें भी उसकी बात की गई है। और प्रिजन सिस्टम पे, लॉ सिस्टम की और प्रिजन की जो सिस्टम के साथ में प्रिजन की उस समय की कंडीशंस जो काफ़ी इनह्यूमन थी, अमानवीय कंडीशन थी। और इस पे इन सब से ज़्यादा जो मुख्य रूप से एक ऐसी समस्या पर उस समय जोर दिया गया जिसको हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहते हैं। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अब ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब होता है सॉलिटरी यानी अकेला, लोन, वन पर्सन, अकेला। और कन्फाइनमेंट का मतलब होता है लिमिटेड, सीमित कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि इनमें जो कठोर सजाएं होती थी उसमें एक व्यक्ति को एक जगह पर सीमित कर दिया जाता था और उसको किसी भी प्रकार से उसका सोशल कांटेक्ट यानी किसी से मिलने जुलने नहीं दिया जाता था, चाहे वो परिवार के सदस्य हो या उसके मित्र हो या कोई भी हो। तो उस समय की ये जो इनह्यूमन, अमानवीय जो एक तरह से प्रैक्टिस थी है, उसके ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा मतलब उस पर बहुत अच्छी उसकी जो स्थिति है उसको डिपिक्ट किया है, उसको दर्शाया है, उसको हमारे सामने और उस कंटेम्प्रेरी जो ये इविल थी उसके बारे में बताया गया है। तो ये यहाँ पर जस्टिस में जिस बात पर मुख्य रूप से इसमें बात की गई है, उस मुद्दे को उठाया है, उस ज्वलंत प्रश्न को उस समय के उठाया है, उसकी बात हमने कर दी। अब हम यहाँ पर जस्टिस की जो स्टोरी है उसको शॉर्ट में हम समझ लेते हैं कि इस प्ले में मेनली जो कहानी है, जो सारांश है उसको हम समझ लेते हैं। ये एक जो सीन है वो एक सॉलिसिटर के ऑफिस का है, एक लॉयर के ऑफिस का है। और वहाँ पर ये जो फर्म है, ये जो सॉलिसिटर का ऑफिस है वो जेम्स हाउ एंड वॉल्टर हाउ, ये फादर, ये पिता हैं और ये इनके लड़के हैं। साथ में ये दोनों इस फर्म के पार्टनर्स भी हैं। क्या है? पार्टनर्स भी है। तो इस फर्म के पार्टनर्स भी है। अब जो शुरुआत होती है वो शुरुआत इस फर्म के ऑफिस से होती है और इस फर्म के ऑफिस में कॉक्सन एक मैनेजिंग क्लर्क है। मैनेजिंग क्लर्क है।
मैनेजिंग क्लार्क है, मुख्य आप ये समझ लीजिए बाबू है यहाँ पे, तो मैनेजिंग क्लार्क है यहाँ पर कॉक्सन, और इसके साथ में वहाँ पर एक और क्लार्क है, वो है फोल्डर। और इसमें इनका नाम ही हमें मिलता है डेविस का, ये यहाँ पर उस समय नहीं है, ये उस समय ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, केवल हमें नाम इनका वहाँ पर दिया जाता है कि ये भी है वहाँ पर। और ये जो है एक जूनियर क्लार्क है। तो एक दिन की बात है कि कॉक्सन अपने ऑफिस में थे और उनसे एक महिला जो है वो मिलने आती है और वो कहती है कि मुझे फोल्डर से मिलना है। ये महिला जो है, उस महिला का नाम है रुथ हनीविल। क्या नाम है इस महिला का? रुथ हनीविल। ये अपने बच्चों के साथ में उस ऑफिस में आती है और ये निवेदन करती है कॉक्सन से कि उसको फोल्डर से मिलने की इजाज़त दे दें। ये हालांकि ये फर्म के नियमों के खिलाफ है कि किसी महिला को या किसी को भी जो बाहर का व्यक्ति है उसको उससे ऑफिस में मिलने की स्वीकृति दी जाए, ये उनके नियम के खिलाफ है। लेकिन उसने फोल्डर की तरफ देखते हुए और उस महिला की कंडीशन और उसकी स्थिति को देखते हुए उसको फोल्डर से मिलने की इजाज़त दे दी। वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। इस बीच में हमें मालूम चलता है कि ये जो दोनों फोल्डर और रुथ हनीविल जो है, ये दोनों भागने का प्लान कर रहे हैं कि ये शीघ्र जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाए। और उस समय इसकी आर्थिक स्थिति खराब है, इसका पति जो है बहुत वायलेंट है, बहुत हिंसक है, और मतलब ये जो रुथ हनीविल जो है वो बिल्कुल भी अपने वैवाहिक जीवन में खुश नहीं है और वो फोल्डर के साथ में भाग जाना चाहती है। ये बात यहाँ तक होती है, ये बैकग्राउंड हमें मालूम चलता है। इसके बाद में कहानी आगे बढ़ती है। हमें ये बताया जाता है कि जेम्स हाउ जो उस फर्म के मालिक हैं और इनका लड़का वॉल्टर, ये दोनों ऑफिस में आते हैं और ये दोनों आपस में बात करते हैं कि हम जितना फर्म का बैलेंस लेकर चल रहे हैं, हम जितना फर्म का बैलेंस सोच रहे हैं, उतना फर्म का बैलेंस नहीं है, तो इसकी जांच की जाए। तो वो दोनों बैठते हैं और बड़ी गहनता से उस जो भी बैंक अकाउंट है या जो भी उनका अकाउंट्स है उसको सारा बहुत गहनता से उसको इंटेंसली चेक करते हैं। तो वो कहीं न कहीं 90 पाउंड्स उनको पकड़ में आते हैं और उनको ये भी मालूम चलता है कि ये 90 पाउंड्स जो है वो कहीं न कहीं हमने एक जो चेक दिया था वो $9 पाउंड्स का था, उस 9 पाउंड्स में जालसाजी करके उसको 90 बना दिए गए। ये गलती उनको पकड़ में आ जाती है कि जो चेक का जो रियल अमाउंट है वो 9 पाउंड्स था और 9 पाउंड्स को चेंज करके और वहाँ पर उसको 90 कर दिया गया और वो जो चेक की ओरिजिनल जो वैल्यू थी वो 9 ही थी, 9 पाउंड्स ही थी। ये बात उनको पकड़ में आ जाती है। वो तुरंत कॉक्सन को बुलाते हैं, कॉक्सन को वहाँ बुलाया जाता है, उससे सारी मामले की जांच की जाती है और वो बताता है कि डेविस का इसमें कोई रोल नहीं है क्योंकि जिस दिन ये बात हुई थी उससे थोड़े समय पहले ही डेविस ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गया था। तो घूम फिर कर और उस बात किस पर आ जाती है? बात विलियम फोल्डर पर आ जाती है। फोल्डर को दोषी माना जाता है और इसकी और कंफर्मेशन के लिए वहाँ पर बैंक के कैशियर को भी बुलाया जाता है जिसने उस रकम को दी, वो भी वहाँ आता है और ऑफिस में जिस फोल्डर को बुलाया जाता है तो फोल्डर को वो कैशियर पहचान देता है कि हाँ ये वही व्यक्ति थे जो हमसे 90 पाउंड्स लेकर गए। तो ये बात बिल्कुल प्रूव हो जाती है कि उसको ये एक फोर्जरी है, ये एक जालसाजी है। यहाँ पर कुछ जालसाजी की गई है। अब दोनों बातें कि अब ये तो पक्का हो गया कि जो फोल्डर है इस जालसाजी का दोषी मान लिया जाता है।
अब इसको दो तरीके हैं, या तो इसको एक वार्निंग देकर, एक कम सज़ा देकर इसको छोड़ दिया जाए, मतलब कंटिन्यू करने दिया जाए काम, या दूसरा तरीका है कि इसको कानून के हवाले कर देना चाहिए, पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तो यहाँ पर इस पर विचार नहीं किया जाकर इस पर विचार किया है। अगर इस पर विचार किया जाता तो जो इसके आगे चल के जो गंभीर परिणाम हुए हैं वो नहीं होते। अब उसको यहाँ पर फॉर्डर को पुलिस को सौंप दिया जाता है, पुलिस उसको गिरफ्तार कर देती है। अब मामला है ट्रायल का, मामला है कोर्ट का। अब यहाँ ट्रायल हो रही है, फॉर्डर को लाया जाता है और फॉर्डर से पूछताछ की जाती है। फॉर्डर का जो वकील है, फॉर्डर का जो लॉयर है वो है फ्रॉम। अब आपको सिद्ध, ये तो स्थापित तथ्य हो गया कि आपने फोर्जरी की है, अब वो उसको बचाना है। फ्रॉम कोशिश करके इसको इमोशनल आप यूँ कह दीजिए कि इमोशनल प्रॉब्लम में या इमोशनल प्रेशर में प्रॉब्लम में या इमोशनल प्रेशर किसका, रुद हनीवेल का, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो सिद्ध करने की, फ्रॉम सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार से ये जालसाजी को वो जालसाजी नहीं बताकर केवल 4 मिनट में किया गया एक पागलपन, जो किसका नाम दे रहे हैं उसको, इमोशनल एक तरह से प्रेशर का नाम देकर, और उसको बचाने की कोशिश करते हैं, जिस पे कि जो सरकारी वकील होता है वो उनकी काफ़ी हंसी उड़ाता है। फिर भी फ्रॉम ने बहुत प्रयास किया, उसके लिए वो कुछ गवाह भी पेश करता है। गवाहों में कॉक्सन को बुलाया जाता है और उनसे भी पूछा जाता है, रुद हनीवेल को भी बुलाया जाता है, और वो ये कहती है कि हाँ ये हम ऐसे कुछ प्लान कर रहे थे और इसने मेरी सहायता के लिए ये कार्य किया है। ये बात उसने उसको कोर्ट में भी कह दी है। और मतलब इतनी बड़ी जो सच्चाई है वो रुद हनीवेल ने वहाँ कोर्ट पे जाकर कह दी। लेकिन फिर भी इन सब गवाहों को देखते हुए फिर भी इसको प्रेशर को या इमोशनल प्रेशर को नहीं मानते हुए, और कोर्ट उसको, फॉर्डर को दोषी मानते हुए उसको 3 इयर्स की सजा दे, कठोर कारावास, 3 इयर्स का कठोर कारावास दे देती है। अब अगले जो सीन है, अगले सीन में हम आ रहे हैं, उसको जेल में सजा हो गई। अब अगले जो सीन आएंगे वो उस समय की जेल की व्यवस्था के ऊपर है, उस समय का जो कठोर कानून है उसके ऊपर है, उस समय की जो प्रिजन की जो कंडीशंस थी उस समय, और जो उनको कैदियों को रखने का ढंग है उसके ऊपर, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर बात आएगी। और उसी का वर्णन अगले जो सीन में किया गया है, अगले एक्ट में किया गया है। तो 3 इयर्स इम्प्रिजमेंट हो जाता है। अब कुछ समय बीत जाता है उसको सजा हुए, और अब कॉक्सन जो कि मैनेजिंग क्लर्क है वो उससे मिलने जाते हैं, और उसका जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, उसको ख़त्म करने के लिए या उससे उसको फ्री करने के लिए, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मैंने आपसे पहले भी कहा था, तो उसके लिए वो वहाँ के जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे और उनके नीचे के अधिकारियों सबसे वो मिलते हैं और एक प्रार्थना करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, और वो डिफरेंट ग्राउंड्स भी बताते हैं, और उससे उस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से इससे फ्री करने की कोशिश करते हैं। और मतलब वो इस एक्ट का जो अंतिम सीन है उसमें वो मानसिक रूप से इतना प्रेशर में आ जाता है फॉर्डर कि वो अंतिम सीन में वो जेल की जो सलाखें हैं उनको
खींचता हुआ और उसको मारता हुआ बताया जाता है कि उसकी जो कितनी मनोवैज्ञानिक और कैसी मानसिक स्थिति से वो उस अकेले कन्फाइनमेंट में गुजर रहा है। तो यहाँ पर इसको भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को भी बताया जाता है। और साथ में उस सिस्टम के उस जो प्रिजन सिस्टम है किस तरह से वो एप्लीकेशन लगा रहे हैं और उसमें कोई भी उनको उसके ऊपर मतलब उनका उदासीन रवैया है, वो उदासीन है, उसके ऊपर भी इसमें काफ़ी हद तक कहा गया है। अब उन्होंने काफ़ी कोशिश की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से उसको अलग करने की, वो उनकी प्ली जो है वो रिजेक्ट हो जाती है, वो अस्वीकृत हो जाती है और कुछ समय बाद वो पैरोल पर रिहा होते हैं। पैरोल मिल जाती है किसको? फोर्डर को। फोर्डर पैरोल पर बाहर आ जाते हैं, वो रुथ हनीविल से मिलते हैं और कॉक्सन से भी मिलते हैं और रुथ हनीविल हाउ के ऑफिस में जाकर, जहाँ पर वो पहले कार्य करता था, वहाँ पर भी रुथ हनीविल ने कहा है कि आप फोर्डर को वापस दे दीजिए, इसकी गलती को माफ़ कर दीजिए, ये अच्छा इंसान है, सुधर जाएगा, और जो भी उसको कहना था उसने कहा। अब पैरोल पे ये एक तरफ ये डेवलपमेंट हो रहा है, दूसरी तरफ वो भी कुछ बहुत कोशिश कर रहा है फोर्डर भी कि वो उसके रिलेटिव, वो यूँ कह रहा है कि मेरे रिलेटिव मेरी हेल्प कर रहे हैं और मैं कनाडा जा सकता हूँ, ये भी बात चल रही है। इतने में वो रुथ हनीविल से बात कर ही रहा होता है कि एक डिटेक्टिव वहाँ आ जाता है और वो डिटेक्टिव उसको ढूंढ रहा होता है, फोर्डर को ढूंढ रहा होता है, और वो डिटेक्टिव उसको ढूंढते ढूंढते वो पास के कमरे में रुथ हनीविल और फोर्डर दोनों बातें कर रहे होते हैं, तो वहाँ तक वो पहुँच जाता है और उसको फोर्डर को एक बार पुनः गिरफ्तार कर दिया जाता है। इस बार जो उसका गुनाह है वो ये है कि इसने एक तो रिपोर्टिंग करनी थी, इसको टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग करनी थी, वो रिपोर्टिंग इसने नहीं की, तो रिपोर्टिंग में फेल है। और दूसरा जो पैरोल के नियम हैं उनकी इसने ढंग से पालना नहीं की। एक बार पुनः उसको गिरफ्तार किया जाता है। फोर्डर जो बहुत मानसिक रूप से परेशान है, उसने थोड़ा सा समय पाकर, मौका पाकर वो हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है, सीधा ऑफिस में जाता है, ऑफिस में ऊपर जाता है और ऑफिस की खिड़की से कूद जाता है और कूद कर वो आत्महत्या कर देता है। इस तरह से ये जो जस्टिस की कहानी का एक दुखांत ट्रेजेडी के रूप में अंत होता है। आपको ये जो जस्टिस है इस प्ले के बारे में जो समझा दिया। अधिकतर क्वेश्चन आता है कि फोर्डर के ऊपर कि ये जो कैरेक्टर है ये किस गोल्सवर्दी के किस प्ले में है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। कन्फाइनमेंट, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट या प्रिजन की जो व्यवस्था है, प्रिजन की जो उस समय की कंडीशन है, वो कौन से प्ले में जो गोल्सवर्दी ने उसको उभारी है, उसको बताई है, उसको आपके सामने प्रस्तुत की है, तो वो है जस्टिस 1910 का एक गोल्सवर्दी का नाटक। आज के इस सेशन में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।